अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज साल 2016 का आखिरी दिन है और ये बड़ा अहम दिन है। एक तो ये कि हमारे इस प्रोग्राम इस्लामाबाद टुनाइट विद रहमान अज़हर ने आज टेलीविज़न पर 2 साल मुकम्मल कर लिए और ये हमारे लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। और ये जो हमने माइलस्टोन अचीव किया है, इसके लिए मैं ख़ास तौर पर आप देखने वालों की सपोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा आज टेलीविज़न की जो मैनेजमेंट है और फिर अपनी टीम का भी, कि जिनकी मेहनत की वजह से जो है वो ऐसा करना मुमकिन हुआ है। बहरहाल ये 2 साल मुकम्मल हुए और बड़े अच्छे यहाँ पर गुजरे हैं। आज साल 2016 का क्योंकि आखिरी दिन है और ये 2016 खबरों से बड़ा भरपूर साल गुजरा है और इस साल बहुत सारे वाक़यात अहम रहे, किरदार अहम रहे। और आज हमारे जो मेहमान हैं उनके सामने हम इसी गुजरे साल के वाक़यात, किरदार रखना चाहते हैं और उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनकी नज़र में इस साल का सबसे अहम वाक़या खबरों के लिहाज से कौन सा रहा। फिर ये जानना चाहता हूं कि सबसे अहम तरीन किरदार खबरों में इस साल का कौन सा था, और फिर ये कि सबसे अहम दिलचस्प वाक़या उनकी नज़र में कौन सा था, और फिर ये भी कि सबसे दिलचस्प बयान उनकी नज़र में किसका था। तो गुजरे साल पे बात होगी। मैं अपने आज के जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ जावेद चौधरी साहब मौजूद है। जावेद चौधरी साहब कॉलम नवीस है, सीनियर एंकर पर्सन है। जावेद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आसमा शराजी साहब एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आसमा आपका भी। मुशर्रफ जैदी साहब जो है वो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, आप अक्सर इन्हें टीवी शोज में देखते रहते हैं। मुशर्रफ जैदी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और फसी ज़का साहब रेडियो शो होस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, सेटायर भी बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं। फसी ज़का, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, ज़रा पहले संजीदा मौज़ूआत पे बात हो जाए, उसके बाद कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी करनी है। मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस साल का सबसे अहम वाक़या इन चारों की नज़र में क्या था और क्यों था, क्यों समझते हैं कि वो सबसे अहम वाक़या था। तो पहले ज़रा हमने कुछ अपनी एक लिस्ट बनाई है, ये वो वाक़यात के, इसमें दहशतगर्दी से जुड़े वाक़यात नहीं हैं, ये मैं आपके लिए ज़रा पहले बता दूं, वो हमने इस लिस्ट में शामिल नहीं किए। मगर उनको निकाल के उनके अलावा खबरों के लिहाज से जो सबसे अहम वाक़यात थे वो कौन से थे, ये देखिए, फिर इनकी राय जानते हैं। इस साल खबरों का अहम वाक़या कोयटा कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट थी। सानिया कोयटा के हवाले से कायम किए गए जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट ने सियासी सतह पर हलचल मचा दी और हुकूमत, खासकर चौधरी निसार के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। पानामा पेपर्स, अप्रैल में आने वाले पानामा पेपर्स और पानामा इशू वजीर आजम और अहले खाना समेत हुकूमत के लिए साल भर दर्द सर बना रहा। डॉन लीक्स, वजीर आजम हाउस में कौमी सलामती के इजलास के हवाले से सिरल अलमेडा की खबर, जिसे कौमी सलामती के मुनाफी करार दिया गया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ तहरीक के दौरान इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चले जाने के बाद वापस ले लिया गया। अल्ताफ हुसैन की 22 अगस्त को पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर, जिसने कराची की सियासत का नक्शा यकसर तब्दील कर दिया। तो ले साहब ने देखी, जावेद चौधरी साहब, मैं सबसे पहले आपकी राय इस पे चाहता हूँ। आपको क्या लगता है साल का सबसे अहम तरीन वाक़या कौन सा था? देखिए, कौमी लिहाज से तो अल्ताफ हुसैन साहब की 22 अगस्त की तकरीर कौमी लिहाज से, लेकिन मेरे लिहाज से पनामा लीक्स है। मैं दोनों को थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। अच्छा, 22 अगस्त की तकरीर ने एक चीज़ साबित की कि अगर एक गलत नारा गलत वक्त पे लगा दिया जाए तो पाकिस्तान की सबसे मजबूत पार्टी, कि जिसके बगैर आप कोई हुकूमत नहीं बना सकते, जिसके बगैर आप सियासत नहीं चला सकते, जिसके बगैर आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर नहीं चला सकते, वो पार्टी खत्म हो सकती सिर्फ एक नारे की बुनियाद पर। लिहाजा कौमी लिहाज से तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा वाक़या ये हुआ था कि MKM, जिसको 35 साल में कोई शख्स गिरा नहीं सका, उसको उसके बानी ने एक गलत नारा गलत वक्त पे लगा के उसने तबाह कर दिया। अच्छा, लेकिन पनामा लीक्स मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पनामा लीक्स में जब भी कोई पैकेज बनता है, जब भी कोई खबर बनती है, जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो एक क्लिप दिखाते हैं हुसैन नवाज साहब का। वो क्योंकि मेरे प्रोग्राम का क्लिप है जिसमें उन्होंने एतराफ किया था हर जगह पे वही चल रहा है, हर जगह पे। हाँ, मेरी ऑफशोर कंपनीज है और उन्होंने कंपनीज का नाम ले लिया तो मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रहमान साहब ज़हन में रखिएगा कि पनामा लीक्स हुए थे अप्रैल में और ये मेरे वाला प्रोग्राम मार्च के शुरू में हुआ था, एक महीना पहले। तो जर्नलिस्टिकली अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्टिकली वो प्रोग्राम बड़ा रिच था, कि जिसमें एक शख्स ने उससे पहले उगल दिया, एक महीना पहले ही उगल दिया। प्रोफेशनली भी पनामा लीक्स का जो इशू है, मेरे लिए प्रोफेशनली जो पनामा लीक वो अहम है। और मेरा ख्याल ये है कि ये ऐसा इशू है जो 2018 के इलेक्शन तक चलता रहेगा। अच्छा, ये 2017 का भी इशू होगा और 2018 का भी इलेक्शन तक ये इशू चलता रहेगा। आसमा, तो मैं अपने लिए इसको ज्यादा ये जो आपकी क्या टेक है?
आपने जो बूटियां पकड़ा दी हैं तो नहीं, इसमें से आप बताएं ना कौन सी। मैं आई एग्री विद चौधरी साहब, पनामा लीक्स अच्छा, आप भी पनामा लीक्स को और सबसे अहम अल्ताफ event हुसैन, कहेंगे। लेकिन अगर अल्ताफ हुसैन चूंकि अब उस पे बात हो चुकी है तो मैं इस पे अपने एतबार से जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आप किससे सिरिल समझते हैं? अलमैदा की टॉप ऑफ द story। लिस्ट सिरिल उसकी को वजह है स्टोरी कि को रख रही है। सिरिल की स्टोरी को इसलिए रख रही हूँ कि इसने जो एक कितने अरसे से जो टेंशन चल रही थी ना सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की, और वो एक झूठ झूठ चल रहा था, नहीं नहीं सब एक पेज पे हैं और एक वो सफ़ा जो है वो किस किताब का है वो नजर नहीं आ रहा था, तो वो किताब सिरिल अलमाइडा की स्टोरी के बाद खुल के सामने आ गई। अच्छा। तो उसने बहुत चीजें एक्सपोज की और उसके बाद एक वॉर ऑफ नर्व्स जो है वो भी शुरू हो गई सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान। और ये सच शायद किसी बहुत अरसे के बाद आए, शायद चौधरी साहब के किसी और प्रोग्राम में 3-4 साल के बाद ये सामने खुल के आ जाए कि उन दिनों क्या क्या वाकयात हो रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन थी सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात की, जिसको कि अच्छा, तो सिरिल की जो स्टोरी है वो आपके लिए टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबसे ज्यादा। नहीं, मैंने आपको बताया कि तीसरे नंबर पे है, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी है, मगर हाँ, आपको लग रहा है कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो यही नहीं, है। पनामा के बाद दूसरे। अच्छा, पनामा के बाद मुशर्रफ ज़ैदी लेकिन साहब। उसमें जो टारगेट थे ना वो ये ज़हन में रखिए कि उस खबर में सिरिल अलमेडा की खबर में जो एक टारगेट थे वो छुपे हुए टारगेट है, वो बेसिकली मियां शहबाज शरीफ को टारगेट किया गया था उस खबर में। वो मिलिट्री या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं चौधरी साहब, मेरा थे, वो ख्याल है मियां एक और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक खबर थी। ये स्पिन बॉल है। अच्छा, स्पिन कराइए। मुशर्रफ ज़ैदी साहब। रहमान, ये बड़ा आपने अच्छा और दिलचस्प सवाल पूछा है, और ये जो ऑप्शंस आपने दिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो इनसे थोड़ा हट के मैं दो आपकी खिदमत में, आपके व्यूअर्स की खिदमत में पेश करूं जो वाकयात मुझे लगा कि सबसे अहम थे 2016 के। एक तो मगर आप हमारी लिस्ट से तो एग्री कर रहे हैं ना? आपकी लिस्ट बहुत अहम है और ये सारे बहुत अच्छा, अहम बस इश्यूज ठीक है। थे। जो असमा ने कहा उससे भी मैं इत्तफाक करता हूँ, चौधरी साहब की बातों से भी। लेकिन मेरे लिए दो चीज़ें जो इस लिस्ट पे नहीं हैं वो शायद उनकी भी अहमियत को हमें जांचना चाहिए और तस्लीम करना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया की अव्वल तरीन टेस्ट टीम जो है इस साल बनी, और मैं समझता हूं कि टेस्ट क्रिकेट जो है, क्योंकि वो एक ये जो ड्रामाई तश्कील है जिसको T20 कहा जाता है, या इवन जो वनडे क्रिकेट है, ये एक तरह से अननेचुरल और इनऑर्गेनिक है। जो ऑर्गेनिक कोर रूट है क्रिकेट का वो टेस्ट क्रिकेट है। और ज्यादातर शायकीन ये बड़े अरसे से हमने ये फैसला किया है कि हम टेस्ट्स में कभी अच्छा करेंगे कभी बुरा, लेकिन हम कंसिस्टेंटली उसमें अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा। क्यों ये अहम है कि हम इसको अब्जॉर्ब करें, जज्ब करें कि ये हम नंबर 1 बन गए? क्योंकि इसकी जो काविश थी नंबर 1 बनने की, वो एक बहुत ही कैलकुलेटेड और बड़ी सोच विचार के साथ और बड़ी ठंड के साथ कैप्टन मिसबाह उल हक ने जो है हमें उस उरूज तक पहुंचाया। और मैं समझता हूं कि हमारे जिंदगी के हर शोबे में उससे बहुत सारे सबक हैं जो हम हासिल कर सकते हैं बतौर पाकिस्तानी, मजमूई तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी। ऐसी टीम जिसके अपने वहां पर होम जी, ग्राउंड इतने ज्यादा कोई होम ग्राउंड नहीं है, हर वक्त कोई कंट्रोवर्सी हो रही होती है, लोग बैन हो रहे होते हैं। तो आप ये समझिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था। बहुत बड़ा माइलस्टोन। फसीद क्या साहब? तो मेरे ख्याल में भी पनामा लीक्स सबसे ज्यादा, बिकॉज यही वजूहत है। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि मेरे ख्याल में PMLN ये देख रही थी कि 2016 के एंड में 2017 में ज़्यादातर बातें बिजली की होंगी, डिलीवरी की होंगी, और वहाँ जब भी वो कुछ करते हैं तो पनामा एक करंट दे देती है उनको। फिर जब आप ऑपोजिशन को भी देख लें, अब जो सीन बन रहा है ऑपोजिशन का, अगर वो एक साथ भी हो जाए, मेरे ख्याल में उनकी जो होप जिस चीज़ पे है वो एक जुडिशल, वो एक इंस्टीट्यूशनली उनके लिए। और जब आप दूसरे स्टोरीज भी देख लें, आप लॉकडाउन देख लें, आप सिरिल लीक्स लें, उसमें जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है सिविल साइड या PMLN साइड का जो पावर था नेगोशिएशन में या उनकी स्टैंडिंग, वो पनामा के साथ ही था। और ये एक चीज़ है जो मेरे ख्याल में एक रोल ओवर। तो ये आपको लग रहा है कि ये ऐसा इवेंट था जो बाकी जगहों पर भी जो है वो नजर आता रहा है, बाकी ओवरऑल पर भी जो है वो कहीं ना कहीं पोजीशन influence वीक हो करता गई रहा। है। ठीक। जो और ये भी है कि थोड़ा सा ये रिजॉल्व भी नहीं है, 2017 में भी ये कंटिन्यू होगा। अच्छा। तो मेरे ख्याल में एक लिंगरिंग स्टोरी राइट, वेरी क्विकली अब मुझे जरा अगली लिस्ट पे जाना, और अगला जो है वो ये कि खबरों में साल का सबसे दिलचस्प जो मौका था वो कौन था। अब हमारे पास जो हमारी लिस्ट है उसमें जो सबसे पहले एंट्री है वो देखें, वो थी शेख रशीद साहब की कमेटी चौक रावलपिंडी में एंट्री।
शेख रशीद साहब की एंट्री के बाद जो अगली एंट्री है वो तहरीक इंसाफ की है और वो है पार्लियामेंट के अंदर। जब वो पार्लियामेंट के अंदर गए और वहां पर उन्होंने स्पीकर का घेराव किया और खूब हल्ला गुल्ला किया। उसके बाद सियासी कजिन्स की आपस में लड़ाई। नईमुल हक साहब और खुर्रम नवाज गंडापुर साहब एक दूसरे से लड़ पड़े। हमने खान साहब की जगह तो आप थोड़ी सी राइट ठीक है जी, ठीक है, you don't have to use your phone. नहीं यार, कोई याद नहीं। इसके बाद इसे इंटरेस्टिंग कह लीजिए या शॉकिंग कह लीजिए, सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान मुश्ताक रईसानी के घर से जो 65 करोड़ के लगभग रकम बरामद हुई, वो भी बड़ा दिलचस्प मौका रहा खबरों में। और सबसे आखिर में जो है वो वीडियो तो नहीं मगर इसकी तस्वीर जरूर हमारे पास मौजूद है। वो है PIA की जो अपने ATR तैयारे के हादसे के बाद जो है वो तैयारा उड़ाने से पहले काले बकरे का जो सदका दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पैनल में जावेद चौधरी साहब आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है सबसे दिलचस्प मौका जो है वो इन सब में से, और अगर कोई आपको और कोई याद है तो वो भी आप नहीं, आपकी जो फहरिस्त है उसी में से ऐड करते हैं। शेख रशीद साहब जो है ये बेसिकली जो इमरान खान साहब को सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ था 2 नवंबर का जो उनका धरना था, लॉकडाउन था, उसमें शेख रशीद साहब का था, क्योंकि शेख रशीद साहब को पहले मैनेज कर लिया गया था प्रॉपर। इन्होंने अल्लामा ताहिर अल कादी साहब को मनाने के लिए लंदन जाना था और अल्लामा साहब के पास जाना था शेख रशीद साहब ने, उन्होंने टिकट लिया था इमरान खान साहब से, जहाज का बिजनेस क्लास का टिकट लिया था। और टिकट लेने के बाद ये चले गए उन साहब के पास जो ये सारे मामलात को मैनेज कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि अल्लामा ताहिर अल कादी साहब की तरफ मैंने अपना बेटा भेजा हुआ है, तो आपने इस तरह करना है कि वहाँ जाना ज़रूर है लंदन में, लेकिन आपने सिर्फ शॉपिंग करके वापस आ जाने। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें मैनेज थी पहले के पहले। अच्छा। और ये जो जलसा नहीं हो सका था वो शेख रशीद साहब ने जानबूझ के नहीं किया था, और करना चाहते कमेटी जो करना चाहते तो कर सकते थे, तो लेकिन ये जो बड़ी गेम थी, जो एक बड़ी गेम थी, उसमें शेख रशीद के साथ ये सेटल था कि ये हाइप क्रिएट करेंगे और उस दिन ये जलसा नहीं करेंगे, इसलिए ये अपने किसी वर्कर को बाहर लेकर नहीं आए। अच्छा। और जब ये लंदन तशरीफ ले गए तो उससे पहले जो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है जिनका इस पे 8.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और ये जब वहाँ पे पहुंचे तो अल्लामा साहब जो थे वो तशरीफ ले गए थे, कनाडा चले गए थे लंदन से इमरान खान साहब के जाने से पहले, और शेख रशीद साहब के जाने से पहले। शेख रशीद साहब को इस चीज़ का पता था कि अल्लामा साहब जा रहे हैं, और अल्लामा साहब चले गए। और उसके बाद जब ये आपको मालूम था कि इससे पहले रावलपिंडी भी आए थे अल्लामा ताहिर अल कादी साहब, और उनमें से उनके बेशुमार ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ अंडे खरीदे हुए थे, कुछ ब्रेड्स खरीदी हुई थी, और कुछ दूध के डिब्बे खरीदे हुए थे उन्होंने, जो उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए कि हमें बहुत बड़ा धरना देना पड़ेगा रावलपिंडी में, तो उन्होंने इसके भी पैसे वसूल किए। उनसे कहा गया कि डिब्बे भी ले लें आप, अंडे भी ले लें और ब्रेड्स भी ले लें सारी। तो ये जो वाकया मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसने पूरा टेबल टर्न कर दिया था सिर्फ एक इंसान को मैनेज करने के बाद। अच्छा, राइट। मुझे भी एक ब्रेक लेनी है, मगर ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा अगर आप लोगों की भी राय इस पे जाने कि सबसे जो दिलचस्प वाकया था इस साल का वो कौन सा था। एक ब्रेक लेते वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। गुजरे साल 2016 के हवाले से बात हो रही है, और बात हो रही है कि साल का जो सबसे दिलचस्प खबरों का जो मौका था वो कौन सा था। मैं जावेद चौधरी साहब ने तो बता दिया शेख रशीद की एंट्री। आसमा, आपकी पिक क्या है? मेरी है गंडापुर साहब की शहद की बोतल। अच्छा, वो इसके अलावा है, ठीक है। वो एक ऐसी चीज थी जिसके जो कई दिन तक मौजूए बहस रही, और चौधरी साहब का तो एक बड़ा जबरदस्त उसके ऊपर प्रोग्राम भी था, नीफ बासी साहब और उस पे थे। तो मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर थी, लेकिन बिल्कुल ये जो शेख रशीद साहब की जो एंट्री है इस पे, और आपको पता है इस पे जो फेसबुक के लाइक्स थे, इसकी वजह से उनको 1,16,000 रुपए भी मिले हैं फेसबुक की तरफ से। अच्छा। हाँ, वो बहुत जो वीडियो अपलोड हुई है और जो चली है उसके ऊपर उनको फेसबुक ने तो पैसे इसमें से पैसे कमा भी लिए इसके ऊपर। जो दूध और अंडे वाली जो खबर अभी ब्रेक हुई है ये उसके बाद दूसरी खबर है। लेकिन वो दूध और अंडे जो थे वो शेख रशीद साहब ने वसूल नहीं किए थे, वो दूसरी पार्टी ने वो किन्होंने चौधरी साहब वसूल किए थे। वो ये जो 2 आदमी लड़ रहे थे आपके क्लिप्स में ना, आप खुद तलाश कर लीजिए। गंडापुर साहब और नईमुल हक साहब की बात कर रहे हैं उनकी। अच्छा, आप उसमें से तलाश कर लीजिए। दोनों में से कौन है? अंडे किसके? वो भी हो सकते हैं और दाएं बाएं खड़े हुए लोग भी हो सकते हैं।
है अच्छा और right. बड़े आराम से ट्रेस कर सकते हैं कि कौन खरीद के लाया था और किसने खरीदे थे बाद में, किसको पैसे अदा करने पड़े। अच्छा ये पीआईए की प्रवास जो है इसका जो काले बकरे का सदका है ये भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। ठीक है राइट। मैं मुशर्रफ जैदी साहब, आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग मौका जो है वो साल में खबरें देखते हुए कौन सा आपको लगा कि सबसे ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग है? ये जो पीआईए वाला था काला बकरा, जो क्योंकि एक तरह से ये अक्कासी करता है हमारे माशरे में जो ज्यादा जोर इन चीज़ों पर है, और बिल्कुल हमारे देखिए हमारी दीन की भी और हमारे मजीद और दीन से थोड़े से हट के भी त्यौहार हैं, वो ज़रूर हमें पूरे करने चाहिए। लेकिन जहाज़ जो है वो सिर्फ दुआ पे अगर चल रहा है तो वो बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ा मसला है, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें अक्ल भी दी है और अल्लाह मियाँ ने हमें हिसाब और रियाजी का फ़न भी दिया है और हमें फिर इंजीनियरिंग डिग्रीज और बड़े बड़े इदारे दिए हैं, और अगर हम खुद कुछ नहीं तो हम बाहर से मतलब गोरों से या किसी और इसमें बड़े दिलचस्प तबसरे होते रहे। किसी ने तो कहा शायद पीआईए ने नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बकरों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नहीं, उसके बाद एक और बड़ा वाकया है। बकरे को ज़िबा करने के बाद ज़ैदी साहब एक और बड़ा वाकया ये हुआ है कि पाकिस्तान की तमाम बकरियों ने काले बकरे पैदा करने बंद कर दिए। उन्होंने कहा इतनी फ्लाइट्स हैं, मांग पूरी नहीं हो सकती। उसमें एक लतीफा भी चल रहा है ना कि बिजनेस क्लास के लिए जो है वो गाय और ऊंट और इकोनॉमी के लिए बकरा, और जो नहीं जो दूसरे दर्जे की वो है उसके लिए बकरा और ये, और तीसरे दर्जे पे काली मुर्गी भी काम आ जाएगी कार्गो शार्गो के लिए। तो इसलिए ये तो अच्छा, मैं आयरनी है। फसी आपसे जानना चाहता हूँ, कब खबरों को टेलीविजन स्क्रीन को देखते हुए ये एहसास हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है? बस एक चीज़ है, ये पिछले बात पे, ये पहले 20 साल पहले मेरे ख्याल में एयर इंडिया, उसकी बहुत बुरी रेप्यूटेशन थी, अभी भी है, पीआईए की भी थी। तो वो कहते थे कि एयर इंडिया है, पीआईए है, प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह बिकॉज हम आने वाले हैं, और एयर इंडिया था अल्लाह इन्फॉर्म्ड, टिकट ले लिया है तो आपका काम तमाम हो गया है। लेकिन अब पीआईए ने सीरियसली बात ले ली, अब तो वो बकरे वो सब कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो टीवी पे मुझे सबसे बेस्ट लगा वो वही बात है शेख रशीद के, वो जो सियासी थिएटर उन्होंने किया था। मेरे ख्याल में वो सुबह उठे, उन्होंने सोचा कि कोई पलटून उन्होंने भेजा होगा मुझे, हुकूमत ने सीरियसली ही नहीं लिया इनको, और पूछा बाहर के कौन है, वो कहता है हमसाये का चौकीदार खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जो ये इन्होंने मोटर बाइक का किया, ये गए जिस तरह से उसको फेसबुक पे बाकायदा फिल्म किया गया, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। ये सोशल मीडिया की मकबूलियत आप देखिए, उसको अब नया एंगल पॉलिटिकल उसके अंदर आ गया है। ये उनको क्रेडिट जाता है इसका कि लाइक जो सीन जीरो कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल मोटरसाइकिल को जाता है और 4 बंदों को भी जाते हैं। बर्दाश्त कर लिया। वेरी क्विकली, मेरे पास टाइम कम है, अब जरा स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं कि सबसे दिलचस्प बयानात जो इस साल हमने खबरों में देखे, जो पॉलिटिशियंस की तरफ से, जो दीगर लोगों की तरफ से है, वो कौन कौन से थे। सबसे पहला बयान है परवेज रशीद साहब का, जरा देखिए उन्होंने क्या कहा था। और जहां पे आपके बच्चे भी पल रहे हैं, सिर्फ उस एरिया का नाम ले लें। मैं उस एरिया का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुसलमान के जुबान पे वो नाम आ जाए तो वजू करना पड़ता है। ये परवेज रशीद साहब का बयान था। इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी पार्लियामेंट में एक बयान दिया था। गार्डन से संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस, बैठ जाओ। ऑर्डर इन द हाउस, ट्रैक्टर ट्रॉली में चुप कराऊंगा। इसके बाद कायम अली शाह साहब जो एक तकरीब में गए और वहां पर बिजनेस के जो तलबा थे उनको इंजीनियरिंग के तलबा समझकर जो है वो वहां पर तकरीर कर बैठे। माशाल्लाह तमाम सुठा इंजीनियर थींदो, हेड़ियूं बिल्डिंगूं त ख़ैर इन्हनि तमाम बेहतरीन बिल्डिंग्स ठाहींदो जेके न सिर्फ सिंध लाइ रौनक हुजनि पर दुनिया खे ॾिसे त फलाणे। इसके बाद है फरियाल तालपुर साहबा जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी को शहीद कह बैठी। आज इस जलसे में बीबी शहीद हमारे साथ है और उसका लखते जिगर बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। बिलावल भुट्टो शहीद हमारे साथ है। इसके बाद है मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका असेंबली में अपने असासों के हवाले से जब वो पानामा जो है वो लीक्स के हवाले से जवाब दे रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अपने असासों के हवाले से जो बयान दिया। जनाब स्पीकर,
दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हुजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। इसके बाद है इमरान खान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जो कि अपनी तीसरी शादी के हवाले से इस साल भी पुरुम्मीद नजर आए। I can't give you a very the best advice about marriage because I don't have a very good track record. Maybe third time lucky. अच्छा जी, मैं जावेद चौधरी साहब आपसे शुरू करता हूँ। क्या आपको लगता है साल का सबसे दिलचस्प बयान जो है वो आपको? मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी कौमी असम्बली में वो सबसे दिलचस्प है, क्योंकि वो उस वक्त भूल गए थे कि कतरी शहजादा भी है। हाँ। और उनके साथ सैफुर रहमान साहब भी हैं जो कतरी शहजादे को इस दौरान तैयार कर लेंगे कि वो एक लेटर उनको दे देगा, क्योंकि उस वक्त तक शायद मियां नवाज शरीफ साहब को ये यकीन नहीं था कि कतरी शहजादा मान जाएगा, तो उस वक्त तो उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। और बाद में वो कतरी शहजादा साहब जो थे उन्होंने लेटर दे दिया और सैफुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए उनको। तो इस तकरीर में ये मुझे बड़ी दिलचस्प चीज़ लगी कि जिसकी वजह से बाद में इनके वकील को ये कहना पड़ा कि वो सियासी तकरीर थी, सियासी बयान था, उसको ज़्यादा सीरियस ना ले। अच्छा ठीक है, आसमा आपको क्या लगता है कौन सा बयान देख के ऐसा लगा कि ये क्या क्या बैठे हैं? मेरा ख्याल है कि जो एक तो परवेज रशीद साहब का, उनसे हम तवक्को नहीं करते कि वो इस तरह की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं था वैसे, ये ज़हन में रखिए, लफ्ज़ उन्होंने नहीं बयान, लफ्ज़ नहीं, उन्होंने कहा था वज़ू टूट जाएगा, वज़ू टूट जाएगा। लंदन तो आप भी जाते रहते हैं, वज़ू बेशुमार चीजों से टूट सकता है, मगर उन्होंने कहा कि मुसलमान होने के नाते अदा नहीं कर सकते वो लफ्ज़ अपने जहाँ वो रहते हैं, मतलब जहाँ वो रहते हैं वो वैसे कहाँ रहते हैं वो? अच्छा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जब उनसे पूछा गया तो मेरा ख्याल उन्हें भी मालूम नहीं था, मगर उन्होंने ये कह दिया था कि नहीं ये लफ्ज नहीं मैं कह सकता। अच्छा, दूसरा था फरियाल तालपुर साहब का जो उन्होंने बिलावल भुट्टो शहीद, फरियाल तालपुर साहब का, अगर वो शहीद कह सकती है तो मैं उनको साहब भी कह सकती हूँ। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये दिलचस्प ही नहीं, ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक भी था, क्योंकि इतने बड़े उस पे जाके इतनी मजमे के सामने आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और बिलावल उनका भतीजा है, इकलौता भतीजा है, उसके लिए उनको शहीद का कह के जोश खताबत में को बाज़ औक़ात चीजें जो है वो अल्फाज़ रवानी में निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन वो बस वो पता नहीं अब जो भी था। शहादत तो मोमन के लिए बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है ना मोमन की। ठीक, अच्छी बात है। चले, मैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, फसी ज़क्का साहब, आपकी राय इस पे लूंगा कि आपको सबसे दिलचस्प बयान जो है वो कौन सा लगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। गुजरा साल 2016 और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको इस साल के जो सबसे दिलचस्प बयानात थे हमारे सियासतदानों के वो दिखाए, और जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कि उनकी नज़र में साल का जो सबसे दिलचस्प बयान था वो कौन सा था। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, सर योर पिक। मेरे लिए तो ये कायम अली शाह का जो बयान था ये सबसे दिलचस्प था, क्योंकि इस तरह के बयानात और इस तरह की उनकी, वो इतने उम्र के हैं तो शायद हरकतें, शायद लफ्ज़ ठीक ना हो, लेकिन उनकी ये जो उनका जो स्टाइल है या उनका जो तरीक़ेकार है उसकी वजह से आखिरकार इवन आसिफ अली जरदारी को और PPP को ये मानना पड़ा कि ये इंतहाई मुज़िर है सिंध हुकूमत के लिए और जमहूरियत के लिए कि ऐसा शख्स जो है वो मजीद चीफ मिनिस्टर रहे। ठीक, उनको वैसे एक और बुजुर्ग ने रिप्लेस कर दिया जैसे सईद-उल-जमा सिद्दीकी को। अच्छा, मगर वो तो गवर्नर आए ना, वो तो मुस्लिम लीग नून के पिक है ना। फिर भी सिंध को तो एक मुकाबला चाहिए ना, मुकाबला तो कर सकते हैं। दूसरा पीपल्स पार्टी को पता था इनकी सलाहियतों का, इसलिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और 2 बार चीफ मिनिस्टर। मगर उनके बारे में तो सईद-उल-जमा सिद्दीकी साहब के बारे में सदर ममनून हुसैन ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि वो जल्दी सिंध के लिए भागदौड़ करते हुए नजर आएंगे। ये सदर साहब का बयान था गवर्नर साहब के बारे में। आपने वो दिलचस्प क्यों नहीं सुनवाया? अच्छा, वो उसकी वीडियो नहीं है हमारे पास, वरना मैं वो भी जरूर। मुझे लगता है कोई खास दिल लगी है नवाज शरीफ की भी और आसिफ अली जरदारी की, बड़े बूढ़े लोगों से। हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है वो माशाल्लाह पर मतलब बहुत ज्यादा उम्र के लोग हैं और बहुत ज्यादा तजर्बाकार है, लेकिन बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही तजुर्बा है। वैसे आपको क्या लगता है कौन सा बयान आपको सबसे दिलचस्प लगा? मेरे ख्याल में बयान जो इस लिस्ट में है वो नहीं है, वो जो मुश्ताक रेसानी का है। एक मसला है जो पाकिस्तान का मैं अक्सर देखते रहता हूँ, जो उनके केस पे ये प्ली बार्गेन पे तनकीद जो आई है कि वापस 2-3 हर जगह बयान, पता नहीं लगता कि ये बात पहले किसने की कि 40 बिलियन इन्होंने लिए थे।
کرپشن کے کیسز میں خاص طور پہ اتنی وہ ہم اوپیسٹی دیکھتے ہیں کہ ہر قسم سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، اس کی کوئی ایٹریبیوشن نہیں ہوتی اور پھر وہ سچ بن جاتا ہے. جیسے وہ تھا انصار عباسی صاحب کی پیسے کا سٹوری حساب تھی، کتاب نہیں ہو سکتا نا میرا خیال ہے وہ اس وجہ سے 8,000 ارب روپے یومیہ کرپشن کی جو سٹوری تھی انصار عباسی صاحب کی، اس پہ بھی کسی نے سوچا نہیں کہ 8,000 ارب کیسے ہو سکتے ہیں، اتنے پیسوں کی کرپشن کیسے ہو گئی. نہیں میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، اگر کرپشن مطلب اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جا سکتا، ریکارڈ نہیں، لوگ لیکن نہیں ہے آپ اس کا. اگر ایک دکان ہو جس میں 100 روپے کی بزنس ہو تو اس میں آپ 3,000 کا کرپشن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو کم از کم ہے. کالا بکرا کریں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ویسے ایک بریگیڈیئر صاحب سے بھی پکڑے گئے تھے بہت سارے پیسے، لیکن وہ منظر عام پر وہ اس طرح سے خبروں میں کرنل صاحب تھے اسلام آباد. ٹھیک ہے چلے اب شاید وہ کرپشن کے لیول کے بیسس پہ آپ نے وہ پروموشن بھی اربوں تھے تو اچھا اب ذرا پروگرام کو ریپ اپ کرنا، اور سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ میں آخر میں پوچھ رہا ہوں کہ سال کی خبروں کے لحاظ سے سب سے اہم شخصیت جو ہے وہ کون سی رہی 2016 میں؟ جو اہم شخصیات تھی ذرا دیکھیے، جو ہم نے لسٹ تیار کی ہے ان کے مطابق کون کون سی شخصیات سب سے اہم تھی. اس سال کی اہم شخصیات میں سابق فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف شامل ہیں، جن کی اس سال ریٹائرمنٹ ہوئی. رواں سال مختلف وجوہات اور اقدامات کی وجہ سے وہ بین الاقوامی اور قومی میڈیا کی توجہ کا مرکز رہے. وزیر اعظم میاں نواز شریف پاناما پیپرز اور دھرنے کے بحرانوں سے تاحال نمٹنے میں کامیاب رہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پاناما پیپرز کے ایشو کو زندہ رکھا اور آئندہ سال بھی اسی ایشو کو اٹھانے کا اعلان کیا. سربراہ MQM پاکستان فاروق ستار اپنے ہی بانی الطاف حسین سے علیحدگی کے بعد مسلسل اندرونی اور بیرونی پارٹی اختلافات سے نمٹ رہے ہیں. عبدالستار ایدھی عالمی شہرت یافتہ عہد ساز سماجی کارکن جو رواں سال انتقال کر گئے، پاکستان کے واحد غیر سیاسی شخصیت جسے زندگی اور پھر انتقال کے بعد اتنی پذیرائی ملی. رائٹ جی، تو لیس آپ نے دیکھا، میرا خیال ہے ذرا ادھر سے شروع کر لیتے ہیں. پہلا فسی I'll start with you. کیا آپ کو لگتا ہے سب سے اہم شخصیت، سب سے زیادہ انفلوئنشل 2016 پاکستان کے لیے کون رہا؟ تو میرے خیال میں جنرل راحیل شریف تھے. دو وجوہات ہیں، ایک تو ان کی لیگسی ہے جو انہوں نے تھوڑا بہت کاؤنٹر انسرجنسی سکسیسفل کی ہے. پھر میرے خیال میں کچھ ویکنیسز بھی تھیں جو سامنے آئی ان دا لاسٹ ایئر، خاص طور پہ جو ہمارے ریجنل ہماری پالیسی رہی ہے اس کی ذرا ہمیں اب بلو بیک نظر آ رہا ہے کہ وہ جو سٹوری ہے وہ ہمارے خلاف جاری ہے. لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں کم از کم آخری مہینے میں جو ان کی مائنڈ سیٹ تھی اس پہ اتنی اسپیکولیشن تھی کہ وہ ایک، آپ کہہ رہے ہیں جاتے جاتے بھی وہ دلچسپ بنا گئے سال کو. بالکل بالکل. اچھا مشرف زیدی صاحب، اس میں بہت سارے آپشنز ہو سکتے ہیں. ایک نام جو نہیں لیا، جو میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے ایدھی صاحب کے بارے میں فرمایا وہ ان کو بھی اپلائی کرتا ہے، وہ ہے جنید جمشید. اچھا، جن کی وفات پر میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ نوجوان پاکستانی جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا اور گہرا صدمہ. مجھے لگتا ہے سب سے اہم شخصیت وہ ہے جو 2017 کو شاید شیپ کر سکے، اور وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار جو ڈائریکٹر جنرل آئسا ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک بہت اہم شخصیت ہیں. یہ دو فوجی پکس آ گئی ہیں، میرا خیال ہے 2 فوجیوں کا انتخاب ہو گیا ہے سب سے اہم شخصیت کے حوالے سے، اور انہوں نے تو اگلے سال کی بھی بتا دی. 2017 میں اپنی پہلی انہوں نے جو ہے وہ میرا خیال ہے انہوں نے اپنی پک کر لی ہے وہاں سے. مشرف زیدی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں اور جو ڈس ایکولیبریم یا جو غیر برابری کا ایک جو شکایت خاص طور پہ ڈیموکریٹس اور سویلینز کو رہتی ہے، کبھی کبھی فوجی بھی کمپلین کرتے ہیں کہ زیادہ پاور جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس چلی گئی ہے یا پارلیمنٹ میں چلی گئی ہے. لیکن وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ وہ کب اور کس بیسس پہ وہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ بڑا ایک اہم سال ہے کیونکہ اس سال کے اختتام پر الیکشن ایئر ہوگا. 2018 میں انشاءاللہ پاکستان میں الیکشن ہوگا، اور انشاءاللہ میں نے انشاءاللہ اور نہیں، مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ یہ چانس ہے کہ جو اچھی اور ہموار اس وقت آب و ہوا ہے سول اور ملٹری قوتوں کے درمیان، اس کو خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی. لیکن اس کو ٹھیک رکھنے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی محنت درکار ہوتی جی، اور یہ ان لوگوں کی ہے جن کے آپ نے نام لیے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے، رائٹ. آپ کے دونوں نام آگئے، انہوں نے جنید جمشید کا اور نوید مختار صاحب.
आसपा 2016 मेरे ख्याल में अब्दुलसत्तार ईदी से बड़ी शख्सियत पिछले साल में कोई नहीं रही, यानी 2016 में, और उनके बाद जनरल राहिल शरीफ। और उसकी वजह ये कि अब्दुलसत्तार ईदी ने बहुत सारे, ज़ाहिर है कि उनके साथ बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे ख्वाब लोगों के जुड़े हुए थे, उन लोगों के जिनकी आंखें बड़ी मुश्किल से ख्वाब देखती हैं। तो उनका जाना जो है वो मेरा ख्याल है कि सबसे मेरे लिए वो साल की अहम तरीन शख्सियत और सबसे बड़ा धचका था उनका जाना। उसके बाद नेचुरली जनरल राहिल शरीफ जो है वो जाते जाते जिस तरह की पॉलिटिक्स, और अभी उनके बारे में खबरें उनका जाना भी बहुत बड़ा धचका बहुत था। बड़ा धचका हो सकता था, लेकिन वो बच गए। और वो अभी अगले कुछ जो फैसले 17 में उन्होंने किए अपने बारे में, अल्लाह करे वो गलत हो, लेकिन अगर वो हैं तो वो 17 में मेरे ख्याल है डोमिनेंट रहेंगे, और वो काफी रेलेवेंट भी रहेंगे। जावेद चौधरी साहब, मेरा ख्याल ये है कि फारूक सत्तार जो है ना, क्योंकि इसलिए कि जो MKM है 35 साल से एक सियासी जमात थी जिसको फौज भी ने भी ऑपरेशन किए, सियासतदानों ने भी किए, बाहर से भी हुए, अंदर से भी हुए, लेकिन इसके बावजूद वो ख़त्म नहीं हो सकी। तो वो ये कहा जाता था कि इल्ताफ़ हुसैन की पार्टी, और इल्ताफ़ हुसैन जब तक है ये पार्टी कायम रहेगी, तो इल्ताफ़ हुसैन के बाद उस पार्टी को संभाल लेना एक ऐसे आदमी के लिए जिसको इल्ताफ़ हुसैन ने भी डिसओन कर दिया हो और वो पार्टी चला रहा हो, तो मैं समझता हूँ उसके नर्व्स बड़े स्ट्रांग है। और ये ज़हन में रखिएगा कि 22 अगस्त की जब तकरीर हुई थी, 23 अगस्त को 2 शख्सियात तैयार थी MKM को टेक ओवर करने के लिए। एक तो जो फारूक सत्तार साहब हैं, जो दूसरा डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन से, इन दोनों को तैयार किया गया था। और सबका ख्याल ये था कि शायद फारूक सत्तार साहब पीछे हट जाएंगे और ये इल्ताफ़ हुसैन का साथ देंगे, तो आमर लियाकत हुसैन जो है वो इसके इंचार्ज होंगे, उसके चीफ होंगे। लेकिन फारूक सत्तार साहब ने 23 तारीख को पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चीफ हूँ, इसका मैं इंचार्ज हूँ, मैं ही लेके चलूंगा। तो ये आप समझते हैं कि उनकी बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ कि बड़े मजबूत नर्व्स की जरूरत है। अभी भी वैसे उन पे बहुत प्रेशर है। कराची में, कराची जैसे शहर में जिसको इल्ताफ़ हुसैन का शहर कहा जाता था, इल्ताफ़ हुसैन की पार्टी कहा जाता था, उसके बाद फारूक सत्तार को उस पार्टी को लेके और MKM जैसी मुनज़्ज़म जमात, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे पास टाइम जरा कम है, मगर जाते जाते ऐसे ही सवाल मेरे ज़हन में है कि ये सबसे बुरा साल किस पॉलिटिशियन के लिए रहा? मैं सिर्फ नाम चाहता हूँ, मेरा ख्याल है पूरी पॉलिटिक्स के लिए, पूरी पॉलिटिक्स के 2016 जो है तमाम सियासी जमातों के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। मियां नवाज शरीफ पनामा लीग, इमरान खान साहब धरने, वो सारे फ्लॉप हो गए। MKM इल्ताफ़ हुसैन को फारिग कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेन स्पॉन्सर थे वो सारे के सारे गिरफ्तार हो गए, भाग गए। तो वो आप अगर इसको पॉलिटिकली देखेंगे तो ये तमाम सियासी जमातों पे बड़ा भारी साल था। मेरा ख्याल है कि मुताहिरुल कादरी साहब के लिए अच्छा साल नहीं था ये वाला। अच्छा, वो तो सियासतदान में नहीं है। हाँ, लेकिन वो सियासतदानों जैसी हरकतें करते हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। अच्छा, सबसे ज्यादा मुश्किल ना सिर्फ पनामा लीक्स का कोई जो है ठोस जवाब या कोई डिफेंस पेश कर सके, बल्कि 2016 के इख्तिताम पर उनके गिर्द जो एक बादशाहत का, क्योंकि एक वो समा है, तो जो पुजारी पना है उनके गिर्द, वो उनको बार बार ये गलत तसल्लियां देता रहता है कि 2018 में मामला आप ही आप हैं। चल रहा है अभी ये बहुत गलत है। सबसे ज्यादा बुरा साल, सबसे बुरा साल किसके लिए रहा? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ, और उनका भी यही है कि 1-2 साल बुरे गुजरे हैं, इनसिक्योर रहे। उन्होंने सोचा कि 2017 में मैं अपने आप को इंस्टीट्यूशंस के साथ अलाइन कर दूंगा, वो भी मुतनाज़ा हो गया, ऑपोजिशन भी आ रही है। तो मेरे ख्याल में जनरली साल भी, और जो उनका उम्मीद था कि 2017 मेरा साल होगा, वो अब ठीक नहीं लग रहा। राइट, फसी बहुत शुक्रिया मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आसपा शराजी साहब, जावेद चौधरी साहब, आके बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप लोगों ने प्रोग्राम आज का देखा और हमने सिर्फ इनके सामने नाम रखे थे, आगे जो जवाबात है उनके ये खुद जिम्मेदार हैं। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान नमाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।